दोस्तों यहाँ पे जो रिडक्शन मिल जाता है आपको 80EE के अंदर मिलता है। ठीक है, जो आप होम लोन लेते हैं और उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है सेक्शन 24 के अंदर मिल जाएगा, और जो डिडक्शन आपका रीपेमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट का उसका आपको 80C के अंदर मिल जाएगा। तो सेक्शन 24B की बात करें, सेक्शन 24B जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, तो उसकी कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिडक्शन मिलता है। यहाँ पे इंटरेस्ट का जो रिडक्शन मिलता है वो 2 लाख रुपीज तक मिल जाता है सेक्शन 24B के अंदर। ठीक है, और आपको 30,000 तक का लिमिटेड डिडक्शन मिलता है। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, अगर एसएससी यहाँ पे फेल हो जाता है, जो कंडीशन नीचे बताई गई है उसको कंप्लाई करने में, तो उस केस में उसको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट के ऊपर। और अगर उन सभी कंडीशन को कंप्लाई कर लेता है तो उसको 2 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है जो हाउस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 डिडक्शन है, प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पे करेंगे उसके ऊपर भी है जो सेक्शन 80C के अंदर मिलता है, और जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके ऊपर भी मिलता है जो सेक्शन 24B के अंदर है। तो 24B के अंदर 2 तरह से डिडक्शन मिलेगा आपको। मैक्सिमम मिलेगा जो अप टू 2 लाख रुपीज तक है जब आप कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देते हैं, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो 30,000 का आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 24B के अंदर। तो देखो कंडीशन क्या है। कंडीशन बोलता है जो लोन अमाउंट है वो लिया होना चाहिए किसके लिए? प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। पहली कंडीशन, मतलब कि जो लिया हुआ अमाउंट है, जो लोन उसने लिया है वो प्रॉपर्टी के परचेज करने के लिए हो, कंस्ट्रक्शन के लिए हो। दूसरी कंडीशन है कि जो लोन है वो 1 अप्रैल 1999 के बाद का हो। ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो परचेज किया गया है या कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होना चाहिए विद इन 5 ईयर्स के अंदर। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे 2 लाख वाला जो रिडक्शन है वो मिल पाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशंस को कंप्लाई करने में फेल हो जाते हैं तब उस केस में आपको 30,000 का डिडक्शन मिल सकता है। दोस्तों दूसरी बात, अगर वो 2 लाख का इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है, डिडक्शन ले रहा है, तो उसके पास इंटरेस्ट का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट पेबल बन रहा है, तभी वो 2 लाख रुपीज तक का रिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है इंटरेस्ट का तो आप मत करना क्लेम, नहीं तो आपके पास नोटिस हो जाएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों उसके बाद बात करें, यहाँ पे आपको सेक्शन 80EE के अंदर एडिशनल इंटरेस्ट का डिडक्शन और मिल जाता है। मतलब ये तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता ही मिलता है, साथ में आपको एडिशनल डिडक्शन और मिल जाता है इंटरेस्ट का जो हाउस लोन के ऊपर आप पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम एलिजिबिलिटी कितनी है? 1.5 लाख तक का आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, जो आप ऊपर जो बताया गया उससे ऊपर जो इंटरेस्ट लिया है आपने डिडक्शन ऊपर का, उससे ओवर होता है तो यहाँ पे आप 1.5 लाख का और एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी मेंशन है सेक्शन 24 के अंदर, उससे ओवर होता है तो आप यहाँ पे 1.5 लाख का और डिडक्शन ले सकते हैं। ये किसको किसको मिल सकता है? इंडिविजुअल्स को मिल सकता है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों को, और इसका इफेक्टिव डेट जो है 1 अप्रैल 2021 से है। क्या क्या कंडीशन है इसका समझेंगे। लोन जो है वो सेक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है 45 लाख की होनी चाहिए, और एसएससी के पास कोई भी अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए लोन लेते वक्त, और एसएससी जो है एलिजिबल नहीं हो क्लेम करने के लिए डिडक्शन 80 के अंदर, सेक्शन 80 के अंदर, तो उस केस में उसे एडिशनल डिडक्शन 1.5 लाख का और मिल जाएगा। ये जो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2021 से होगा, दैट मीन्स 1 अप्रैल अगले फाइनेंशियल ईयर से आप इस एडिशनल इंटरेस्ट वाले डिडक्शन को ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 80C के अंदर जो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं लोन अमाउंट का, उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80C के अंदर। तो दोस्तों उसके बाद बात करें यहाँ पे 80C के अंदर क्या बोलते हैं कि जो आप होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट ईएमआई के रूप में पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80C के अंदर ले सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख तक का ले सकते हैं, क्योंकि 80C के अंदर 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन ये है कि आपको विद इन 5 ईयर के अंदर वो प्रॉपर्टी आपको सेल नहीं करनी होगी, तभी आप यहाँ पे डिडक्शन लेते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं जिसका आप डिडक्शन ले रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट का, तब वो अमाउंट आपका एड बैक हो जाएगा आपकी इनकम के अंदर, और वो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप सेल कर देते हैं विद इन 5 ईयर के अंदर। दैट मीन्स जो आप प्रिंसिपल अमाउंट आपका बनता है उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपीज तक का है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपको प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी होगी विद इन 5 ईयर के अंदर। ठीक है, जिस ईयर के अंदर आप इसका डिडक्शन ले रहे हैं, अगर आप सेल कर देते हैं वो वाला अमाउंट आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा, फिर उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और दोस्तों आप डिडक्शन स्टैम्प ड्यूटी जो पे करते हैं या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं उसके ऊपर भी डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट होगी वो केवल
1.5 लाख तक की होगी। दैट मीन्स आप 1.5 लाख तक का ही ले सकते हैं, लेकिन आप स्टैम्प ड्यूटी को भी वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी ईएमआई कम होती है, मान लो 1.5 लाख से कम की ईएमआई होती है आपकी, ठीक है, 50,000 की या 20,000 की या 30,000 की ईएमआई होती है, तो उस केस में आप स्टैम्प ड्यूटी का भी डिडक्शन ले सकते हैं, 1.5 लाख तक का लेकिन डिडक्शन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों का ही डिडक्शन ले सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।